Hello everyone, I welcome you all to Parcham classes. I'm Bhumika Prajapati. So due to some reasons, Richa मैम आपके आज के करंट अफेयर के सेशन नहीं लेगी. So as a replacement faculty, मैं आज आप लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ाने वाली हूँ. So without wasting any time, हमारा आज का सेशन शुरू करते. So आज है 26 जुलाई 2024. तो आज की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी हम आज के सेशन में कवर करेंगे. उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि कल रिचा मैम ने आपको कल के सेशन में क्वेश्चन ऑफ द डे क्या दिया था. The question is, what is dark oxygen? So oxygen which is generated by metallic minerals, ठीक है, metallic minerals की वजह से जो ऑक्सीजन जनरेट होता है इन कंप्लीट डार्कनेस, उसे हम डार्क ऑक्सीजन कहते हैं. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. अब बढ़ते हैं हमारी आज के न्यूज की तरफ. और हमारी पहली न्यूज है कारगिल विजय दिवस के ऊपर. नाउ एज ए ट्रू इंडियन हम सभी जानते होंगे कि कारगिल विजय दिवस क्यों ऑब्जर्व किया जाता है. सो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस हर साल ऑब्जर्व किया जाता है. 26 जुलाई. Now why 26 जुलाई? बिकॉज इसी दिन जो कारगिल वॉर हो रहा था हमारा 1999 में, वो खत्म हुआ था. और इस कारगिल युद्ध में हमारे जितने भी सोल्जर्स थे, जितने भी जवान थे जो इस युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए थे, उन्हें ऑनर करने के लिए हम लोग कारगिल विजय दिवस ऑब्जर्व करते हर साल. और इस बार जो 2024 में कारगिल विजय दिवस बनाया जा रहा है, ये 25th एनिवर्सरी मार्क कर रहा है कारगिल वॉर की. क्लियर? जिसमें हमें विक्ट्री मिली थी. अब यहाँ पर इट इज ऑब्जर्व, एज आई सेड, कारगिल विजय दिवस क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? तो यहाँ पर हम लोग ट्रिब्यूट पे करते या हम हमारे ब्रेव सोल्जर्स को ऑनर करते, जो भी हमारे इंडियन सोल्जर्स थे जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करी हमारे देश के लिए ड्यूरिंग कारगिल वॉर, जो कि 1999 में हुआ था. इसलिए हम लोग कारगिल विजय दिवस बनाते हैं. दूसरी चीज यहाँ पर आपको याद रखनी है जो कि इंपॉर्टेंट है, एक तो इट ऑल्सो कमेमोरेट्स कंट्री की विक्ट्री, मतलब इंडिया की जो विक्ट्री थी उसको कमेमोरेट करता है ओवर पाकिस्तान, जो कि कारगिल वॉर में हुआ था. ऑल्सो यहाँ पे याद रखना कि जब ये वॉर चल रहा था तो पाकिस्तान इंडियन टेरिटरी में क्या कर चुके थे? इंट्रूड कर चुके थे. उस इंट्रूजन को रोकने के लिए हम लोगों ने ऑपरेशन विजय चलाया था. तो कारगिल वॉर में कौन सा ऑपरेशन इंडियन आर्मी ने चलाया था, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है. तो इट इज ऑपरेशन विजय. क्लियर? तो आई होप इस स्लाइड तक आपको सारी चीजें समझ में आई होगी एंड कोई भी डाउट नहीं होगा. हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि ये बताता है कि इट वॉज फॉट, जो कारगिल वॉर था ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था एट द लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि कारगिल डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है. यहाँ पर एक सरप्राइज अटैक हुआ था, एज आई सेड, कि पाकिस्तान आर्मी इंडियन टेरिटरी में क्या कर चुकी थी? इंट्रूड कर चुकी थी. तो यहाँ पर इंट्रूजन हुआ था बाय पाकिस्तानी फोर्सेस इनटू इंडियन टेरिटरी, और इस इंडियन टेरिटरी को उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था. और यहाँ पर एक कोड नेम विजय नाम का ऑपरेशन शुरू किया गया था ताकि ये इंट्रूजन को क्या किया जा सके? रोका जा सके और पाकिस्तानी आर्मी को इंडिया से बाहर निकाला जा सके. तो यहाँ पर ये चीज याद रखिएगा, ऑपरेशन विजय, जो कि इंपॉर्टेंट है. इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि कारगिल वॉर पहला ऐसा वॉर था जिसका लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ था टीवी चैनल्स पर इंडिया में. क्लियर? तो ये वाला फैक्ट भी एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. अब न्यूज क्या है? यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि ठीक है, कारगिल विजय दिवस क्या होता है और कारगिल वॉर क्या था, ये चीजें हमने समझ ली. बट न्यूज क्या है? एक तो आज 26 जुलाई है, राइट? तो आज कारगिल विजय दिवस बनाया जाएगा. इस विजय दिवस में 29 अग्निवीर वायु महिलाएं, ठीक है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की है, ये पहली बार पूरा एक ऑल वुमेन ड्रिल टीम बनाएगी. मतलब ये लोग मार्च करने वाली है. तो ये 29 अग्निवीर वायु महिलाएं पहली बार मार्च करेगी. एक पूरी ड्रिल टीम बनी है 29 महिलाओं की. तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये जो टीम है ये कहाँ पे परफॉर्म करेगी? तो ये इंडिया गेट कॉम्प्लेक्स पे परफॉर्म करेगी. कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई. क्लियर? इंडियन एयरफोर्स ने सभी सिटीजन्स को भी इनवाइट करा है कि वो इस परफॉर्मेंस का पार्ट बने, क्योंकि ये परफॉर्मेंस क्या सिंबलाइज कर रही है? हमारी स्ट्रेंथ, हमारी यूनिटी एंड ब्रेकिंग ऑफ न्यू ग्राउंड अकम्पेन्ड बाय एयरफोर्स बैंड.
क्लियर। तो ये न्यूज थी, कितनी अग्निवीर वायु महिलाओं ने एक ड्रिल टीम बनाई है, तो 29 अग्निवीर वायु महिलाएं और इंडियन एयरफोर्स की है। और कहाँ पे मार्च करने वाली है, तो ये ड्रिल टीम कहाँ पे परफॉर्म करने वाली है, तो ये जो हमारा कारगिल विजय दिवस बन रहा है उसमें परफॉर्म करेगी। क्लियर। तो ये थी हमारी न्यूज जिसमें हमने सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो भी बनती है उसे हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, इंडिया टॉप्स ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन कंट्रीब्यूटिंग 25% ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है, न्यूज ये है कि वर्ल्ड में जितना भी मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है उसका 25% अकेले प्रोडक्शन कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है। इस अकॉर्डिंग क्या हो गया कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा या टॉप प्रोड्यूसर या फर्स्ट रैंक पे कौन हो गया है, इंडिया हो गया। तो इंडिया की क्या रैंक है, फर्स्ट रैंक है मिल्क प्रोडक्शन में ऑल ओवर द वर्ल्ड। और कितने परसेंट प्रोडक्शन कर रहा है, 25%। इसी के साथ आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि वर्ल्ड में तो इंडिया टॉप पर है मिल्क प्रोडक्शन में, दैट टू 25% प्रोडक्शन कर रहा है, ओवरऑल जितना भी मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है उसका। इंडिया में कौन सा स्टेट है जो टॉप पर है प्रोडक्शन में, ठीक है, मिल्क के प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट है जो कि फर्स्ट नंबर पर है, ये आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखना है कि जो हमारी कंट्री में मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है वो ग्रोथ हो रही है, उसकी एनुअल ग्रोथ रेट है दैट इज 6% की ग्रोथ से वो ग्रो हो रहा है ओवर द पास्ट 9 years। क्लियर। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, ओवर द पास्ट 9 years। वेयर एज वर्ल्ड में जो मिल्क प्रोडक्शन ग्रो हो रहा है ना वो सिर्फ 2.1% की रेट से ग्रो हो रहा है। तो अगर मैं इंडिया में बात करूं तो इंडिया में हर साल 6% की ग्रोथ से जो है मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, 6% से। और वर्ल्ड में सिर्फ 2.1% एनम जो है आपको ये देखने को मिल रहा है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बिकॉज काफी बार क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं कि जैसे कि क्रॉप से रिलेटेड पूछ लिया जाता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा वीट का प्रोडक्शन कौन से स्टेट में होता है या सोयाबीन का प्रोडक्शन कौन से स्टेट में होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में बनते हैं, तो इसलिए ये न्यूज आप लोगों के लिए क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज है हमारी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा लॉन्चेस कश्मीर मैराथन इनिशिएटिव। तो यहाँ पर जो हमारे गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के, जिनका नाम है मनोज सिन्हा, एक कन्वेंशन सेंटर है श्रीनगर में, कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। यहाँ पर उन्होंने इस मैराथन के लिए लोगो और वेबसाइट क्या करा है, रिलीज करा है। बेसिकली ये मैराथन इज ऑल अबाउट कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो कश्मीर का टूरिज्म है, जो कश्मीर का टूरिज्म पोटेंशियल है उसको क्या करना चाह रहे, डबल करना चाह रहे, बढ़ाना चाह रहे। साथ साथ कश्मीर का जो हेरिटेज है, कश्मीर के जो कल्चर है उसे डिस्प्ले करना चाह रहे। तो उसका मेन मकसद ये है इस मैराथन इनिशिएटिव का। ये मैराथन भी 2 पार्ट्स में होगी, मैराथन होगी यहाँ पर बच्चों, ठीक है, जो कि 2 पार्ट्स में होगी, बट उसके साथ ये एडिशनल चीजें हैं। इस मैराथन का मेन पर्पस ये है कि एक तो मल्टीप्लाइंग टूरिज्म पोटेंशियल इन कश्मीर, दूसरा ये लोग क्या करना चाहते हैं, इसके थ्रू जो कल्चरल इवेंट्स है उसे, जो भी कल्चरल इवेंट की परफॉर्मेंसेस है उसे इंटीग्रेट करना चाहते हैं। जो भी एग्जीबिशंस शोकेस करेंगे कश्मीर के रिच हेरिटेज की, यहाँ पर ये लोग शोकेस करेंगे। और जो दे वांट टू एनहांस द एक्सपीरियंस फॉर ऑल पार्टिसिपेंट्स, यहाँ पे जो भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे इस मैराथन में वो ये सारी चीजें शोकेस करना चाहते कि कश्मीर का हेरिटेज बहुत रिच है, यहाँ पर कल्चरल इवेंट्स जो है जो भी है वो सारी परफॉर्मेंस शोकेस करना चाहते हैं। सिर्फ जो इसका मेन एम है वो है यहाँ पर जो टूरिज्म पोटेंशियल है कश्मीर का उससे क्या करा जाए, डबल किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए। क्लियर। तो ये वाली चीज है, इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि है बिहार पासेस बिल टू टैकल पेपर लीक्स अदर माल प्रैक्टिसेस इन गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स। सो हम अभी जान रहे हैं कि बहुत सारी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स हो रही है, गवर्नमेंट पेपर्स जो है वो काफी ज्यादा लीक हो जाते हैं। तो इन प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए बिहार गवर्नमेंट ने क्या पास करा है, एक बिल पास करा है। अब हम देख लेते हैं कि उस बिल का नाम क्या है। बिल का नाम है द बिहार पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल
2024। इस बिल के थ्रू ये प्रोविजन लाया गया है कि अगर कोई बंदा पेपर लीक करता हुआ पाया जाता है तो उसको सजा दी जाएगी, 3 से 5 साल तक के लिए उसको इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, जेल भेजा जाएगा। दूसरा, उसको 10 लाख रुपए का फाइन भी देना पड़ेगा, राइट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेल भेज दिया जाएगा, यहाँ पर दोनों प्रोविजंस है कि उसको जेल भी भेजा जाएगा फॉर 3 to 5 years और उसको 10 लाख रुपीज का फाइन देना पड़ेगा। तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा ये कहा है कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है, राइट, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इन केस कोई गवर्नमेंट एंटिटी है या कोई सेंटर है जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है, अगर ये लोग या कोई प्राइवेट एंटिटी, अगर ये लोग पाए गए पेपर लीक करते हुए, तो इन लोगों को फाइन देना पड़ेगा 1 करोड़ रुपीज का। इनको कितने करोड़ का फाइन देना पड़ेगा? हियर इट इज, इनको 1 करोड़ रुपीज का फाइन देना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे 4 year टर्मिनेशन ऑफ सर्विस इनकी आपको देखने को मिलेगी। तो ये है बिहार असेंबली ने बिल पास करा है सो दैट दे कैन कॉम्बैट जो पेपर लीक हो रहे हैं उसको, जो भी माल प्रैक्टिसेस चल रही है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इन सभी चीजों को टैकल करने के लिए इस बिल को लाया गया है। बिल का नाम भी याद रखिएगा, द बिहार पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। क्लियर? यहां तक सारी बातें समझ में आई। ऑल्सो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी क्राइम्स है इस लॉ के अंडर, ये सब कॉग्निजेबल होंगे और नॉन बेलेबल होंगे। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस या कॉग्निजेबल क्राइम ऐसे क्राइम होते हैं जिसमें अगर कोई बंदा पाया गया है, से इन केस कोई भी XYZ पर्सन है और उस पर्सन ने पेपर लीक करा दिया, तो यहाँ पर जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो बिना किसी अरेस्ट वारंट के, बिना किसी मजिस्ट्रेट ऑर्डर के जाके उस बंदे को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, उस बंदे को अरेस्ट भी कर सकता है। तो ऐसे जो ऑफेंस होते हैं जो बहुत ज्यादा हीनियस होते हैं उनको बेसिकली रखा जाता है कॉग्निजेबल ऑफेंस में। बट ये वाले जो पेपर लीक वाले ऑफेंस को भी कॉग्निजेबल क्राइम माना गया है और ये नॉन बेलेबल रहेगा, दैट इज यहाँ पर उन्हें बेल भी नहीं मिलेगी। क्लियर? इसके अलावा यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें देखनी है वो देख लेते हैं। ठीक है, इस न्यूज से इतनी ही चीजें हमें याद रखनी थी। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अगेन नेक्स्ट न्यूज भी हमारी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी कि डीआरडीओ ने सक्सेसफुली फ्लाइट करा है, यहाँ पर टेस्ट किया गया है फेज सेकेंड का ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। न्यूज क्या है उस चीज को भी देख लेते हैं। तो अगर मैं डीआरडीओ की बात करूं, सबसे पहली चीज आप बताओ, एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप मेरे साथ, अगर आपको इसकी इंफॉर्मेशन पता है तो आप मेरे साथ बोलते चलेंगे। क्लियर? डीआरडीओ की बात करूं तो डीआरडीओ एस्टैब्लिश कब हुआ था? तो ये 1958 में एस्टैब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, डीआरडीओ का एक मोटो भी है। ठीक है, ये मोटो किस में है? तो ये मोटो संस्कृत लैंग्वेज में, दैट इज वलस्य मूलम विज्ञानम। ठीक है, क्या है? वलस्य मूलम विज्ञानम क्या है? इसका मोटो है। और इसके करंट में चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है समीर कामत। ठीक है, तो डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? समीर कामत। क्लियर? तो ये तो हो गया डीआरडीओ से रिलेटेड जो बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। न्यूज ये है कि डीआरडीओ ने बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम डिफेंस सिस्टम का फेज सेकेंड जो है टेस्ट करा है। कहां पर टेस्ट करा है? तो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो कि उड़ीसा चांदीपुर में है, यहां से जो है सक्सेसफुली इसको क्या किया था? टेस्ट किया गया था। अब इंडिया ने तो ये फ्लाइट टेस्ट करी है। अब ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये बेसिकली इंडिया की कैपेबिलिटी बता रहा है कि इंडिया किस तरीके से खुद को डिफेंड कर सकती है फ्रॉम द हॉस्टाइल मिसाइल्स। तो ये 5000 किलोमीटर की रेंज तक जो है हॉस्टाइल मिसाइल्स को क्या कर सकती है? डिफेंड कर सकती है। क्लियर? हमें बचा सकती है उससे। तो ये था डीआरडीओ से रिलेटेड न्यूज। आई होप यहां तक आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और ये न्यूज भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 2 रशिया स्टेल्थ फ्रिगेट फॉर इंडियन नेवी लॉन्च किया गया। अगर मैं फ्रिगेट की बात करूं तो फ्रिगेट स्मॉल शिप्स को कहा जाता है। ये जो स्मॉल शिप्स है ये इंडियन नेवी के साथ चलती है, राइट।
और जब भी कभी जरूरत पड़ती है तो ये काफी फास्ट भी होती है ऑल्सो। ठीक है, तो जब भी कभी जरूरत पड़ती है तो इनको यूज किया जाता है, जिसे फ्रिगेट कहा जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली 2016 में डील हुई थी रशिया के साथ 4 फ्रिगेट शिप की, जिसमें ये कहा गया था कि 2 फ्रिगेट शिप रशिया बना के देगा और 2 इंडिया में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनेगी। मतलब 2 इंडिया में बनने वाली थी थ्रू ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब रशिया टेक्नोलॉजी हमें बताएगा और हम उसे फॉलो करके 2 इंडिया में डेवलप करेंगे। क्लियर। बट यहाँ पर सीन ये हुआ कि पेंडेमिक आ गया और रशिया और यूक्रेन के वॉर के चलते रशिया जो फ्रिगेट शिप्स देने वाला था वो काफी ज्यादा डिले हो गई। बट इंडिया ने रशिया से पहले थ्रू ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अपनी पहली फ्रिगेट जो है उसे डेवलप कर लिया है। उसका नाम है, ये एक तलवार क्लास फ्रिगेट है जिसका नाम है त्रिपुट। और त्रिपुट का मतलब क्या है बच्चों? त्रिपुट का मतलब है एरो। ठीक है, तो ये हमने कहाँ पे इसे डेवलप किया है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में इसको क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। हाल ही में न्यूज ये है। ठीक है, ये डेवलप हो चुकी है और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको हाल ही में वाटर में क्या करा है? लॉन्च करा है। ये शिपेट जो है इस पार्ट ऑफ 2 फ्रिगेट्स जो कि इंडिया डेवलप करने वाली है रशिया की मदद से। इस शिप को लॉन्च किया गया है वाटर में। हाल ही में एक सेरेमनी हुई थी जिसमें गोवा के जो गवर्नर है जिनका नाम है PS श्रीधरन पिल्लई, इन्होंने क्या करा है? इस शिप को लॉन्च किया है। अब इंडिया ने 4 फ्रिगेट्स की बात करी थी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। रशिया के साथ डील हुई थी हमारी 2016 में, जिसमें 2 शिप्स रशिया बना के देगा और 2 इंडिया में बनेगी थ्रू ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम रशिया। क्लियर। आगे देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन हमें इसकी मिल रही है। ये मैं आप लोगों को बता दी हूँ कि ये जो वॉरशिप्स की डिलीवरी डिले इसलिए हुई है क्योंकि कोविड-19 आ गया था एंड रशिया का वॉर चल रहा है यूक्रेन के कारण। तो ये कुछ रीजन है कि रशिया अभी तक फ्रिगेट शिप्स डिलीवर नहीं कर पाए हैं। बट रशिया ने शेड्यूल करा है कि वो अपना पहला फ्रिगेट शिप जो है जिसका नाम तुशिल होगा ये सितंबर 2024 में दे देगा और दूसरा जिसका नाम तामिल होगा ये फैब 2025 तक इंडिया को मिल जाएगा। क्लियर। तो ये थी इंपॉर्टेंट न्यूज, आप लोग याद रखिएगा, नाम भी याद रखिएगा। क्या नाम है? त्रिपुट, जो कि इंडिया ने डेवलप करा है और गोवा शिपयार्ड्स लिमिटेड ने उसको क्या किया है? डेवलप करा है। नेक्स्ट न्यूज, अगेन ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि देखो क्या हो रहा है ना, सुंदरबन वाला जो एरिया है वेस्ट बंगाल में, ये यहाँ पर अराउंड 30% जो है ना आपको वाटर बॉडीज देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अक्सर जो है बहुत ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहाँ बच्चे जो है, एक एडवर्स सिचुएशन जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते बट आ जाती है, तो उसमें बच्चे जो है डूब कर मर जाते हैं। तो इस एरिया में ना चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट ड्यू टू ड्राउनिंग ये काफी ज्यादा है। तो इस ड्राउनिंग से जो बच्चों की डेथ हो रही है, इस प्रॉब्लम को कम्बैट करने के लिए इंडिया ने क्या करा है, यहाँ पर पॉन्ड बेस्ड स्विमिंग पूल बनाया। ये मैं बताऊंगी आपको क्या है, बेसिकली न्यूज क्या है, बट आई होप यहाँ पर समझ में आ गया आपको। वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व किया जाता है 25 जुलाई को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इस चीज को मार्क करते हुए हम लोगों ने 2 पॉन्ड बेस्ड स्विमिंग पूल बनाए। बेसिकली यहाँ पर पॉन्ड को स्विमिंग पूल में कन्वर्ट करा है जहां पर बच्चों की एज क्या है, 6 से 10 साल तक के बच्चों को स्विमिंग सिखाई जाएगी, ताकि फ्यूचर में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर ये इनकी मदद करने के लिए कोई नहीं है तो ये लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट रहेंगे और खुद को बचा लेंगे बिकॉज इन्हें स्विमिंग आती है। राइट। तो यहाँ पे 6 से 10 साल तक के बच्चों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। क्लियर। सो वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे 25 जुलाई को बनाया जाता है। इसको मार्क करते हुए हमने 2 पॉन्ड बेस्ड स्विमिंग पूल को ओपन किया है। कहाँ पे किया है? तो सुंदरबन वेस्ट बंगाल बैकुंठपुर विलेज जो है वहां पर ओपन किया गया है। इसमें किया क्या जाएगा, तो इस पॉन्ड में यंग बच्चों को स्विमिंग सिखाई जाएगी सो दैट एंड सेव देम फ्रॉम एडवर्स ड्राउनिंग सिचुएशंस। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती जहां ये बच्चे खुद को बचा सकेंगे, अगर उनको स्विमिंग आएगी तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ तो कर पाएंगे। राइट। किसी के वेट करके नहीं बैठे रहेंगे कि कोई आएगा बचाने। क्लियर। तो इसलिए यहाँ पर इन बच्चों को क्या दी जाएगी? ट्रेनिंग दी जाएगी। ये इनिशिएटिव जो है इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ चाइल्ड ड्राउनिंग केसेस इन एरिया, जिससे जो चाइल्ड ड्राउनिंग केसेस सुंदरबन वाले एरिया में काफी ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर एक लोकल पॉन्ड बना है। ये पॉन्ड को क्या किया है इन्होंने? प्लेटफॉर्म बना दिया है। प्लेटफॉर्म बनाने के बाद पूरे पॉन्ड की फेंसिंग भी कर रखी है। यहाँ पर ये कि एक लोकल जगह रहेगी और अच्छा लोकल एनवायरनमेंट उनको मिलेगा। यहीं पर इन बच्चों को क्या दिया जाएगा? ट्रेनिंग दी जाएगी, सिखाया जाएगा। राइट। अब ये इनिशिएटिव जो है
बेसिकली इट इज अ जॉइंट एफर्ट। किस किस का एफर्ट है? तो यहाँ पर आपको इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का देखने को मिल जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का देखने को मिल जाएगा, डेफिनेटली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, इसके साथ एक एनजीओ है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करिए और एनजीओ का नाम है द जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ एंड चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट। क्लियर? तो ये सब मिलकर जो है इन सभी का जॉइंट एफर्ट्स है। कौन कौन है? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड एक एनजीओ है वो। इसी के साथ आपके लिए मैं एक और क्वेश्चन लेकर आई, आपको बताना है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है? ऑल्सो हेल्थ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? अब ये क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए पूछा है कि जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुआ था उसी के बेसिस पर हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे भी ऑब्जर्व करते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन आपको मुझे कहाँ बताना है? कमेंट सेक्शन में। क्लियर? आई होप यहाँ तक सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे कि यूनेस्को के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 30% ऑफ द लैंड, सुंदरबन में ऑलमोस्ट 30% जो लैंड है वो किससे कवर्ड है? तो वो वाटर बॉडी से कवर्ड है, जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया। द रीजन ऑल्सो हैज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेट ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी ड्यू टू ड्राउनिंग। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको चाइल्ड मोर्टेलिटी इस रीजन में देखने को मिलेगी और ये चाइल्ड मोर्टेलिटी का सबसे बड़ा कारण ही ड्राउनिंग है। क्लियर? इसके अलावा मैं वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे भी आपको बता चुकी हूँ, कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 25 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, सो आई होप यहाँ तक सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज सेट टू लॉन्च ग्रामोदय संकल्प मैगजीन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि मिनिस्ट्री है, पंचायती राज मिनिस्ट्री है, इन्होंने एक मैगजीन लॉन्च करा है। मैगजीन का नाम है ग्राम उदय संकल्प। तो ये जो ग्राम उदय संकल्प मैगजीन है, बेसिकली इसके थ्रू क्या किया जाएगा? सरकार की जो भी योजनाएं होगी उसे डिसेमिनेट किया जाएगा, उसे स्प्रेड किया जाएगा लोगों तक। एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम करने वाला है। दूसरा, आपके लिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको ये बताना है कि पंचायती राज दिवस कब बनाया जाता है। ओके, पंचायती राज दिवस कब बनाया जाता है, इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट सेक्शन में। नाउ द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, इन्होंने दे हैड इशूड अ कॉल फॉर आर्टिकल्स एंड सक्सेस स्टोरीज। जो भी जो भी इश्यूज, अपकमिंग इश्यूज है, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स और स्टोरीज भी आपको इस ग्रामोदय संकल्प मैगजीन में देखने को मिलेगा। और ये थीम पर फोकस्ड है। कौन सी थीम पर? विकसित भारत एंड रोल ऑफ पंचायत। क्लियर? और ऑल्सो ये मैगजीन क्या करेगी? तो ये इट विल बी डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स। जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उससे रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसे स्प्रेड या डिसेमिनेट करने का काम करेगा। क्लियर? बस इतनी चीज जो है आपको याद रखनी है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज कौन सी मैगजीन लेकर आए? तो ग्रामोदय संकल्प मैगजीन। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। दैट इज साहित्य अकेडमी अवार्ड लॉरिएट फादर फ्रांसिस डी ब्रिटो पास्ड अवे। यहाँ से ना सिर्फ आपको दो चीजें याद रखनी। पहली चीज आपसे पूछा जा सकता है कि फादर फ्रांसिस डी ब्रिटो, इन्हें कौन सा अवार्ड मिला था? तो इनको मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड। ये कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है, ये पूछा जा सकता है। तो ये महाराष्ट्र स्टेट से एसोसिएटेड है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बनेगी, बिकॉज डेफिनेटली साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, बहुत सारा लिटरेरी वर्क किया होगा, उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्क इनका ये था कि इन्होंने होली बाइबल को क्या करा था? ट्रांसलेट करा था। ठीक है, किस में करा था? तो मराठी में इसको ट्रांसलेट करा था और इसका नाम भी क्या कर दिया था? तो सुबोध बाइबल नवा करार जो है, नवा करार इसका नाम कर दिया था। और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बेस्ट सेलर बन गई थी। एक ट्रांसलेटेड बुक थी, इन्होंने ट्रांसलेशन करा था और ये उस समय क्या बनी थी? उस समय की बेस्ट सेलर बनी थी। क्लियर? तो सिर्फ इतनी न्यूज आप लोगों को इससे याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट न्यूज हमारी कहती है एल्यून मॉर्गन के बारे में, जो कि वेल्स की पहली फीमेल लीडर बनी है। ठीक है, कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई प्रेसिडेंट नहीं बनी है, पहली फीमेल मिनिस्टर वहां पे बनी है। कौन से मिनिस्टर बनी है? तो हेल्थ मिनिस्टर बनी है। कहाँ की बनी है? तो वेल्स की बनी है। नाम क्या है? तो एल्यून मॉर्गन इनका क्या है? नाम है। इसके अलावा आपको वेल्स के बारे में पता होना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि यूनाइटेड किंगडम 4 पार्ट से मिलकर बना है, जिसमें से एक पार्ट वेल्स है और दूसरे तीन पार्ट्स कौन से? तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड नदर आयरलैंड, इसके बाकी के 3 पार्ट्स हैं। इसकी कैपिटल की बात करूं वेल्स की, तो इट इज कार्डिफ। करेंसी की बात करूं तो पाउंड स्टर्लिंग इसकी क्या है?
करेंसी है। बस इतना से ये एल्यूट मॉर्गन नाम याद रखना, वेल्स की है, वेल्स की कैपिटल याद रखना इट्स कार्डिफ, करेंसी याद रखना पाउंड स्टर्लिंग। क्लियर? आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। इन केस अगर आपको कोई डाउट भी है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी साउथ अफ्रीका से रिलेटेड है। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा। इन्होंने एक नया क्लाइमेट चेंज लॉ जो है ये साउथ अफ्रीका के लिए लेकर आए। इसमें ये एक लिमिट सेट कर देंगे और उस लिमिट से ज्यादा किसी को भी एमिशन नहीं करना है, कार्बन एमिशन नहीं करना है, ये उनका प्लान है। और उसी के साथ ये चाहते हैं कि साउथ अफ्रीका में जितने भी टाउन्स एंड सिटीज हैं सभी अपना अपना अडेप्टेशन प्लान भी पब्लिश कर दे, सो दैट दे कैन एनालाइज के कार्बन एमिशन ज्यादा तो नहीं हो रहा है, या वो लोग किस किस लिमिट तक जो है कितनी लिमिट सेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें वो लोग देख सकें। क्लियर? ये जो क्लाइमेट चेंज बिल है इसका एम है टू एनेबल साउथ अफ्रीका सो दैट दे कैन मीट द एमिशन रिडक्शन के जो गोल्स है जो हमारे COP21 या पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में सेट किए गए, उसे वो लोग फुलफिल कर सके, उस कमिटमेंट तक एटलीस्ट पहुंच सके। ठीक है? साउथ अफ्रीका जो कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा कार्बन इंटेंसिव कंट्रीज में आता है, वर्ल्ड्स मोस्ट कार्बन इंटेंसिव मेजर इकोनॉमी अमंग द टॉप 15 ग्रीन हाउस गैस एमिटर्स। ठीक है? तो उसमें से एक साउथ अफ्रीका भी है। तो इसलिए इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये लोग कुछ ऐसा क्लाइमेट चेंज लॉ लेकर आए। इसके अलावा ना यहाँ पर इन्होंने जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जो सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन करती है उनके लिए उन्होंने उन कंपनीज को ऑर्डर दिया है। एनवायरमेंट मिनिस्टर को बेसिकली कहा है कि यू नीड टू मेक श्योर कि आप क्या करें, आप एक कार्बन बजट एलोकेट करेंगे इन बड़ी ग्रीन हाउस एमिटिंग कंपनीज के लिए, सो दैट ये उतना ज्यादा कार्बन एमिशन ना कर सके। और जो भी एमिटर्स एक्सीड कर जाएंगे उस कार्बन बजट को, उन लोगों को हायर रेट ऑफ कार्बन टैक्स क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये भी एक न्यूज थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बिकॉज साउथ अफ्रीका काफी ज्यादा पीछे है और वहां पर काफी ज्यादा इंटेंसिव कार्बन एमिटिंग इकोनॉमी है, तो इसलिए ये न्यूज क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। तो एक साइक्लोन आया है, एक चक्रवात आया है, एक टाइफून आया है, सब एक ही नाम है। ये आया कहाँ पर है, तो ये ताइवान में आया है। इसका नाम है टाइफून, ओके सॉरी, इसका नाम है टाइफून गेमी। ठीक है? कहां पर आया है, ये ताइवान में आया है। इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनेगा नहीं, तो आपको याद क्या रखना है, टाइफून गेमी कहां पर आया है, ताइवान में आया है। न्यूज ये है कि इस चक्रवात के चलते हुए यहाँ पर जो एक्सरसाइज होने वाली थी जो हर साल होती है, दैट इज हान कुआंग मिलिट्री ड्रिल्स जो यहाँ पर होने वाले थे, इनमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ है कि जितनी भी एयर ड्रिल्स थी ना वो तो ताइवान ने कैंसिल कर दी, एयर ड्रिल्स तो यहाँ पर ये लोग नहीं कर रहे, बट जितनी भी नेवल और आर्मी एक्सरसाइजेस थी वो उसमें कुछ ना कुछ छोटे मोटे चेंजेस लाके उसे जरूर करने वाले हैं। ठीक है? तो ये चेंजेस का मेन कारण है टाइफून गेमी, और ये कहां पर आ रहा है, तो ये ताइवान में देखने को मिलेगा। इसी के साथ इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट है वो देख लेते हैं, जैसे कि अगर ईस्टर्न पैसिफिक ओशन या फिर अटलांटिक ओशन में अगर चक्रवात आता है तो उसे वहां पर दैट इज यूएसए एंड मैक्सिको में से हरिकेन कहा जाता है, ना कि चक्रवात, ना कि साइक्लोन कहा जाएगा, वहां पर इसको क्या कहा जाएगा, हरिकेन कहा जाएगा। अगर ये इंडियन ओशन में आता है तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं, और हिंदी में चक्रवात कहते हैं। अगर ये सेम मतलब अगर इंडियन ओशन में आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे, साइक्लोन कहेंगे। अगर वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में आ रहा है, ठीक है, चाइना में इसको टाइफून कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली कहा जाता है। क्लियर? ओके, तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। अब आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नीता अंबानी री इलेक्टेड एज इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी मेंबर। ठीक है, 2016 में पहली बार बनी थी ये, अब ये री इलेक्ट हुई है एज अ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मेंबर। ठीक है? तो अभी जो 142nd सेशन हुआ था पेरिस में, बिकॉज हमें पता है 2024 में पेरिस में ओलंपिक्स हो रहे हैं, तो वहां पर इनको फिर से रीइलेक्ट किया गया एज इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मेंबर। और ये इंडिया की पहली महिला थी जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मेंबर, पहली महिला इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मेंबर बनी है, और पहली बार इनको 2016 में करा गया था, रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में इनको इलेक्ट किया गया था। ठीक है? इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट है हमारा जो कि इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो चाइना है
ठीक है, चाइना फाइंड्स ट्रेसेस ऑफ लुनार वाटर इन मून सॉइल। तो मून से वो लोग सॉइल के सैंपल्स लेकर आए थे, उस सॉइल के सैंपल में इनको पानी जो है वाटर के ट्रेसेस देखने को मिले हैं, ये न्यूज है। अब यहाँ पर आपको क्या क्या याद रखना है उसकी बात कर लेते हैं। तो एक चाइनीज लुनार प्रोब था, ठीक है, उनको ट्रेसेस मिले हैं पानी के इन द सैंपल ऑफ मून सॉइल। ठीक है, साइंटिस्ट ने कहा है कि जो कंट्री है दैट इज जो चाइना है, वो अपने एम्बिशियस स्पेस प्रोग्राम को क्या कर रही है, पुश कर रही है इनटू हाई गेयर, नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, अब तो यहाँ पर आइए, इनके रोवर का नाम क्या था, तो इनके रोवर का नाम है चांग-ई 5 रोवर। ये जो है 2020 में अपना मिशन कंप्लीट कर आई थी और अपने साथ क्या लेकर आई थी, सॉइल के सैंपल्स लेकर आई थी। ठीक है, रोवर का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, चाइनीज रोवर है। ठीक है, सो 2020 में अपना मिशन कंप्लीट कर आई थी चांग-ई 5 रोवर के थ्रू, यहाँ से सॉइल सैंपल्स लाई थी और इसी सॉइल सैंपल्स मतलब मून से, ठीक है, मून से सॉइल सैंपल्स लाई थी और इसी सॉइल सैंपल को एनालाइज करने के बाद, स्टडी करने के बाद इनको पता चला है कि वहां पर वाटर के ट्रेसेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब ये करने वाली ये पहली कंट्री नहीं है, नासा ऑलरेडी जो है इंफ्रारेड डिटेक्टर के थ्रू 2020 में ये कंफर्म कर चुकी है। इनफैक्ट हमारे चंद्रयान 1 मिशन जो था दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन फाइंडिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द मून्स सरफेस, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, थोड़ा याद रखिएगा, इसमें रोवर का नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज ये कह रही है कि रोनाल्ड एल रोय जूनियर ही इज नेम्ड एज एक्टिंग चीफ ऑफ यूएस सीक्रेट सर्विस। ठीक है, रोनाल्ड एल रोवे जूनियर, इनको एज अ एक्टिंग चीफ अपॉइंट किया गया है यूएस सीक्रेट सर्विस का इन प्लेस ऑफ किम्बरली। मतलब किम्बरली ने रिजाइन कर दिया है बिकॉज हाल ही में सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, हम सभी जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप का उन पे अटैक हुआ है, तो उसके कारण इनको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था। देयरफॉर किम्बरली ने रिजाइन कर दिया फ्रॉम यूएस सीक्रेट सर्विस और किम्बरली की जगह अब कौन आ चुके, तो किम्बरली की जगह आ चुके हैं रोनाल्ड एल रोवे जूनियर। क्लियर। नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग और हमारी नेक्स्ट न्यूज है राहाब अलाना, जो कि एक क्यूरेटर, एक ऑथर है। इनको ऑनर किया गया है विद फ्रेंच आर्ट्स एंड लेटर्स इंसिग्निया। तो आपको सिर्फ यहाँ पर नाम याद रखिए, राहाब अलाना क्या है, एक क्यूरेटर है, एक ऑथर है, जिनको फ्रेंच गवर्नमेंट ने ऑनर किया है विद आर्ट्स एंड लेटर्स इंसिग्निया और फॉर हिज सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि उन्होंने साउथ एशियन फोटोग्राफी में दिया है। ये भी चीज आप लोग याद रखिएगा। बस यहाँ से इससे ज्यादा कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज की तरफ जो कि शाहरुख खान के बारे में है। सो न्यूज ये है कि शाहरुख खान जो है ये पहले बॉलीवुड एक्टर बने हैं जिनको ऑनर किया गया है विथ कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन। ठीक है, इनके फोटो वोटो के साथ पूरा एक गोल्ड कॉइन कस्टमाइज किया गया है ग्रेवन म्यूजियम में, जो कि कहाँ पर है, पेरिस में। क्लियर। तो ये चीज भी आप लोग याद रखना, ये बॉलीवुड के सुपरस्टार है डेफिनेटली, शाहरुख खान इनका नाम है, इन्होंने हिस्ट्री बनाई है और ये पहले इंडियन एक्टर बने हैं, पहले बॉलीवुड एक्टर बने हैं जिनके नाम से एक गोल्ड कॉइन क्या किया गया है, कस्टमाइज किया गया है। ठीक है, टू हैव गोल्ड कॉइन डेडिकेटेड टू हिम एट पेरिस ग्रेवन म्यूजियम। ठीक है, पेरिस में जो ग्रेवन म्यूजियम है, एक वैक्स म्यूजियम है, यहाँ पर इनके नाम का गोल्ड कॉइन जो है क्यूरेट किया गया है। हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, दैट इज राष्ट्रपति भवन रिनेम्ड दरबार हॉल एंड अशोक हॉल। तो यहाँ पर दो हॉल थे राष्ट्रपति भवन में, दरबार हॉल एंड अशोक हॉल, इनका नाम चेंज करके गणतंत्र मंडप एंड अशोक मंडप रिस्पेक्टिवली कर दिया गया है। अब यहाँ पर क्या है, इससे रिलेटेड क्या न्यूज है आपको याद रखनी है, वो सारी चीजें देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने अनाउंस करा कि ये राष्ट्रपति भवन के दो इंपॉर्टेंट हॉल्स है, उनका क्या करने वाली है, नाम चेंज करने वाली है। और वो हॉल कौन से, तो वो है दरबार हॉल एंड अशोक हॉल। अब दरबार हॉल जो है, ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते थे, जैसे कि नेशनल अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करना और ये वाली सारी चीजें यहाँ पर की जाती थी। तो ये दरबार हॉल का नाम चेंज करके गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। और एक और है अशोक हॉल, ये भी स्पेशल इवेंट्स के लिए यूज होता था और इसका नाम चेंज करके अशोक मंडप कर दिया गया है। अब एंशिएंट टाइम पे हमें पता है कि दरबार का मतलब होता था, इट वॉज यूज टू रेफर कोर्ट्स, जहां पर असेंबलीज हेल्ड होती थी उसे दरबार कहा जाता था, और इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, गणतंत्र कर दिया गया है।
इसके अलावा अशोक हॉल का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, तो अशोक हॉल का नाम चेंज करके अशोक मंडप कर दिया गया है। ठीक है, ओरिजिनली ये एक बॉल रूम था। ठीक है, अशोक वर्ड का जो मतलब है, इट कनोट समवन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल सफरिंग, राइट। इसका मतलब कि कोई एक ऐसा इंसान या कोई एक ऐसा पर्सन जो फ्री हो चुका है, जिसको किसी भी तरीके की कोई सफरिंग नहीं है। ठीक है, वो अशोक वर्ड का मतलब ये होता है। जनवरी लास्ट ईयर में भी कुछ नाम चेंज हुए थे, जैसे कि मुगल गार्डन जो है, इसका नाम चेंज करके अमृत उद्यान कर दिया था। और राष्ट्रपति भवन का जो पाथवे है, जिसे राजपथ कहा जाता था, इस राजपथ का भी नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था, कर्तव्य पथ। तो ये कुछ पुरानी न्यूज है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। एंड ऑल्सो ये न्यूज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। क्लियर। नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि पेरिस 2024 के बारे में है। हम सभी जानते हैं कि आज से जो है जो ओलंपिक्स है, पेरिस ओलंपिक स्टार्ट होने वाले 26 जुलाई से। इसमें क्या आपको देखना है, तो इसकी ओपनिंग सेरेमनी के बारे में देख लेते हैं। तो पहली बार यहाँ पर रिवर परेड निकाली जाने वाली है। तो पहली बार ये जो गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी, यहाँ पर क्या निकाली जाएगी, रिवर परेड निकाली जाएगी, जिसमें अराउंड 85 बोट्स जो है, ठीक है, 85 बोट्स उस परेड में निकलेगी। और ये 85 बोट्स 7000 एथलीट्स को लेके 6 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ट्रेवल करने वाले हैं। ये एक फ्लोटिंग परेड होगी, जो कि सेन रिवर जो है, जो पेरिस की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर मानी जाती है, इस सेन रिवर में देखने को मिलेगा। ठीक है, सो पेरिस ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में हर कंट्री के जो एथलीट्स है, वो इस रिवर परेड में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। अराउंड 7000 एथलीट्स को जो है इस परेड में लेकर जाया जाएगा बोट्स में। The course for the Parade of Nations will follow a 6 किलोमीटर कोर्स ऑफ सेन रिवर फ्रॉम ईस्ट से वेस्ट तक सेन रिवर के ये लोग ट्रेवल करने वाले हैं। इसके पहले परेड ऑफ नेशंस हुआ करती थी, इस बार हमने रिवर परेड निकाली है। इसके पहले क्या हुआ करती थी, परेड ऑफ नेशंस हुआ करती थी ड्यूरिंग द ओपनिंग सेरेमनी, जिसके थ्रू क्या करते थे, ये लोग प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस करते थे कि कौन सी कंट्री से कौन से प्लेयर आए, तो उन्हें जो है क्या किया जाता था, यहाँ पर वन बाय वन इंट्रोड्यूस किया जाता था। तो पहले क्या होती थी, परेड ऑफ नेशंस होती थी। इस बार क्या हुआ है, तो इस बार हम रिवर परेड निकाल रहे हैं। ठीक है, इंडिया जो है will be the 84th country in the parade। जो इस बार परेड निकलने वाली है, उसमें 84th कंट्री रहेगी इंडिया ड्यूरिंग द पेरिस ओलंपिक 2024 ओपनिंग सेरेमनी। सिर्फ इतनी चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा कुछ पुरानी बातें जो फर्स्ट टाइम हुआ था, वो सारी चीजें आप लोग देख लेना, जैसे कि ओलंपिक्स कब से शुरू हुए हैं, इस तरीके से भी स्टैटिक क्वेश्चंस जो है ओलंपिक्स पे बनते हैं, तो उन चीजों को भी कवर करते हुए आप लोग वन बाय वन चलना। क्लियर। लास्ट न्यूज है हमारी आज की। 14 year old चंडीगढ़ गोल्फर नील जॉली फिनिश्ड एज अ रनर अप इन FCG वर्ल्ड जूनियर गोल्फ चैंपियनशिप इन कैलिफोर्निया। ठीक है, स्पोर्ट्स की न्यूज है, नाम याद रखना, नील जॉली नाम है। इसी के साथ हमारी आज की सभी इंपॉर्टेंट न्यूज खत्म होती है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। इन केस अगर कोई चीज समझ में नहीं आई हो या कोई भी कंसेप्चुअल बात आप लोगों को समझनी हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हमारे रिवीजन क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट एडवांस फ्रिगेट लॉन्च्ड बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड फॉर द इंडियन नेवी। तो मैंने अभी आपको बताया था उसका नाम त्रिपुट है, और त्रिपुट का लिटरल मतलब क्या है, तो त्रिपुट का मतलब है एरो। क्लियर, तो ये भी चीज आप लोग याद रखना। और कौन सी कंट्री के साथ हमने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करी है, तो वो भी याद रखना, इट्स रशिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन एक्टर हैज बिकम द फर्स्ट टू हैव अ स्पेशल कॉइन डेडिकेटेड टू हिम एट पेरिस ग्रेवन म्यूजियम। कौन है, तो वो एक्टर कौन है, बॉलीवुड के सुपर किंग जिनका नाम है शाहरुख खान, उनका। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द कारगिल वॉर। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है कि कारगिल वॉर वाज द फर्स्ट वॉर टू बी ब्रॉडकास्ट लाइव ऑन टीवी चैनल्स इन इंडिया। आई गेस हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, इसका करेक्ट आंसर ए है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। क्वेश्चन ये है कि विच लूनार प्रोब फाउंड ट्रेसेस ऑफ वाटर इन मून सॉइल सैंपल। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई होगी एंड कोई डाउट नहीं होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है, थैंक यू।